देखो कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों की जो विशेषता है उसी में एक आगे क्रम में है हमारे पास ऑक्सीकरण। हालांकि हमने कल बता दिया था ना, बोलो बालकों, कल बताया था, फिर भी थोड़ा सा बाकी है इसमें। और एक है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया दिखाई दे रहा है, थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, अब इसको इंक पिलाते हैं। और एक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके। एक मिनट रुक जाओ। तो मुझे ये बताओ ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, बताओ जरा। तो हाइड्रोजन का निकलना, सही है ना। और अपचयन किसे कहते हैं, याद करो। इसका उल्टा होता है ना, हाँ, हाइड्रोजन का जुड़े ना और ऑक्सीजन का, देखो हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन निकले तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन। समझ पा रहे हैं आप। और ऑक्सीकरण, जैसे ऑक्सीकरण समझ जाओ तो समझ जाओ कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तभी ऑक्सीकरण हो रहा है, ओके। और इन दोनों को मिला करके ऑक्सीकरण हो या फिर अपचयन हो, इन दोनों में से अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा प्रतिस्थापन के बारे में सोचो जरा। तो अगर याद करो तो पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था प्रतिस्थापन क्या होता है। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व से क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है ना, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और योगात्मक सोचो तो क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिसे हम अपचयन भी कहेंगे आगे चल के। अभी भाई हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है कि नहीं, अपचयन है। तो ही हम आगे पढ़ने वाले हैं अपचयन के बारे में। देखो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, देखो हमने अभी कल पढ़ा था कि जब ऑक्सीकरण में पढ़ा था ना कि जब हम अल्कोहल को क्या करते हैं, अल्कोहल को KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर मतलब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो यही अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, सिरका में चेंज होता है ना, अम्ल में चेंज होता है। तो एक्चुअल में वो प्रोसेस कैसे होता है, देखो अगर हम कहना चाहें तो अगर हमारे पास अल्कोहल है, हालांकि रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपकी बुक में शॉर्टकट दिया है, शॉर्ट थोड़ा वही इसी तरह के बताना चाहेंगे। अगर अल्कोहल है, अगर हम इसमें कम ऑक्सीजन की मात्रा मिले, देखो ऑक्सीजन, देखो अगर ऑक्सीजन ऐसे ब्रैकेट में बना रहे ना तो समझ जाना कि बहुत कम ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब O2 नहीं, पूरा ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के कण हैं। तो अगर इसके साथ हम इसको गर्म करेंगे अल्कोहल को, तो यही अल्कोहल पहले किसमें, अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। याद करो तो जो हम बना रहे थे कल, अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बना रहे थे, तो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा था ना, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में। अगर इसी अल्कोहल को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिले और इसको हम गर्म करेंगे तो किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में। और फर्दर अगर हम फिर एल्डिहाइड को गर्म करें, एल्डिहाइड को अगर हम गर्म करेंगे कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब किसमें चेंज हो जाएगा, ये अम्ल में चेंज हो जाएगा। अम्ल में बोले तो एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पर अपचयन ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, अल्कोहल में सोचो क्या CH5OH होता है, इसमें ये होता है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सब में से बारी बारी से जुड़ रहा है। उसके बाद अब देखो एक है, उसके बाद है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, अब देखो इसमें अगर हम बात करेंगे ना तो जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, कौन से वनस्पति तेल, जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, और ये सभी वनस्पति तेल एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं, एल्कीन, एल्कीन होते हैं। और ये सभी एल्कीन होते हैं, और सामान्यतः जितने भी एल्कीन होते हैं वो या तो द्रव अवस्था में होते हैं या फिर गैस अवस्था में होते हैं। तो या तो ये द्रव अवस्था में होते हैं या फिर गैस अवस्था में, लेकिन सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है।
तो जितने भी वनस्पति तेल होते हैं वो जैसे एल्कीन, वो क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं, वो सब एल्कीन होते हैं। अच्छा, एल्कीन को अगर याद करो तो हम क्या बोलते थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते थे ना, याद है? एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है ना, और एल्केन किस में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि तुमने देखा होगा वनस्पति तेलों के रूप में डालडा हो गया ना, डालडा। अब डालडा कैसा होता है, बहुत कठोर होता है ना ठंडी में, आखिर उसको हम जैसे ही गर्म करते हैं तुरंत कैसा हो जाता है, वो द्रव में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहने का मतलब जितने भी एल्कीन होते हैं वो सामान्यतः द्रव होते हैं, तो इनको अगर हमें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है, बहुत देर तक, बहुत कुछ लंबे समय तक अगर हमें इसको सुरक्षित रखना होता है, तो हम इसका हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो जितने भी वनस्पति तेल होते हैं उन सबका हम क्या करा लेते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, योगात्मक अपक्रिया बोलते हैं। उस यानी कि अगर हमें वनस्पति तेल को चिन्ह करना है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कौन सा तेल है, वनस्पति तेल है। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो अगर हमें किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चिन्ह करना होता है तो इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चिन्ह करना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अगर हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है तो इसके लिए हमें करना पड़ता है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में हम करवाते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कि जैसे हमारे पास है C डबल बॉन्ड H और H कह रहे हैं जी, डबल बॉन्ड C और ये चारों क्या जुड़ गए, और देखो चारों हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो सकते हैं ना, हाइड्रोजन की जगह ये कार्बन श्रृंखला भी तो हो सकती हैं, तो हम आर्बिन के सामने जोड़ सकते हैं। तो अगर हम इनका हाइड्रोजनीकरण करेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, इनको गर्म करेंगे, तो यही जो वनस्पति तेल है वो डालडा के रूप में यानी कि ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनको हम काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और फिर इसको अगर हमें इसको यानी कि अगर हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है तो पुनः हमें गर्म करना होता है सिंपली, उसके लिए हमें किसी गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो जाता है, देखो C सिंगल बॉन्ड C हो जाता है और बाकी कितना कितना हाइड्रोजन जुड़ जाता है, सबसे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो आखिर देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े, सोचो जरा, तो भाई पहले कितने, पहले 4 हाइड्रोजन थे ना, और अभी कितने हो गए, 6 हो गए। तो 2 हाइड्रोजन जुड़े कि नहीं जुड़े, तो ये देखो 2 हाइड्रोजन इसमें जाकर के जुड़ जाते हैं। तो ये संतृप्त, ये असंतृप्त है और ये क्या है, संतृप्त है। ये असंतृप्त, असंतृप्त है और ये है संतृप्त। तो ये तो हो गई डबल बॉन्ड की। अगर बाय द वे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेंगे, फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे, तब जाकर के हमें संतृप्त मिलेगा। और ये जो संतृप्त है ये खास मतलब ये खास करके डालडा के रूप में होता है। वहाँ साकर में जितने भी लगभग जो तेल होते हैं वो नार में देखोगे, जो तेल ऐसे समझ लो सामान्यतः गर्मियों में जम जाते हैं, वो समझो को उनका हाइड्रोजनीकरण किया गया। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगी रहती हैं जो वनस्पति तेल को मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करती हैं ताकि उसे हम बहुत दिन तक सुरक्षित रख सकें। समझ पा रहे हो? तो अगर इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, अगर हमारे पास कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को पहले गर्म करेंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो किस में चेंज होगा, ये डबल बॉन्ड में। फिर अगर डबल बॉन्ड को फिर हम गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, तो भी किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और बारी बारी से आप हाइड्रोजन जोड़ते जाओगे इसमें, ठीक है। हम थोड़ा लिख कर बता दें फिर समझ जाओगे इसे। देखो बालकों, तुम लोग बोलते नहीं तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें। देखो ये कार्बन और कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन ना। तो जब हम इसको हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में गर्म करेंगे, लेकिन यहाँ से जगह मिलेगा अच्छे से हमें। एक कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है बताओ, एथाइन है ना। अगर इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो हम हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो बाकी 2 बॉन्ड बचेंगे, यानी कि C डबल बॉन्ड C, और कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे।
देखो, और फिर अगर इसको हमें चिन्ह करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में। तो ये फिर डबल बॉन्ड टूट करके किस में चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, यानी कि सी, सिंगल बॉन्ड सी, और कितना कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा इस बार, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस तरह से हम कहो तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चिन्ह कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? तो इस अपक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अपक्रिया। आखिर हमें देखो इसमें कुछ जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे, योगात्मक योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है ना। हमने इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ने की वजह से इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये याद रखना कि अगर हमें ऐसे असंतृप्त को संतृप्त में चिन्ह करना है तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो। एक और बचा है ना, प्रतिस्थापन बताते हैं। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दी, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखो हम बता दे रहे हैं, इसको लिख लेना। देखो, जब किसी हाइड्रोजन यौगिक के, जब किसी कार्बनिक यौगिक के एक या एक से अधिक परमाणु या अणुओं का किसी दूसरे अणु या परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब देखो इसमें एक हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, थोड़ा सा हम सांकेतिक भाषा में लिख दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन में से कोई दूसरा तत्व आ गया, कोई दूसरा क्या आ गया तत्व आ गया। अब ये तत्व इसमें से कुछ निकाल लेगा, इस हाइड्रोकार्बन में से क्या करेगा, अच्छा हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन को तो निकाल नहीं पाएगा, इतना आसान है नहीं, तो हाइड्रोजन को निकाल देता है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, ये तत्व क्या करेगा, ये तत्व हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, एक नया यौगिक बनेगा ना, एक नया यौगिक बनेगा, एक नया यौगिक बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकल जाता है, किसकी वजह से, कोई एक तत्व आएगा वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर अपने आ जाएगा, तो एक नया यौगिक बन जाएगा ना। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब परिभाषा लिख दें जी, देखो जब किसी हाइड्रोकार्बन में, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, आखिर हाइड्रोकार्बन में से क्या प्रतिस्थापित होगा जी, हाइड्रोजन ही प्रतिस्थापित होगा। हाइड्रोजन परमाणुओं का किसी दूसरे तत्व या किसी दूसरे तत्व या तत्वों के समूह द्वारा, सेंटेंस बैठाते हैं फिर से, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का किसी दूसरे तत्व या तत्व के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ऐसे लिख लो, किस समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर और स्वयं हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है। हाँ, स्वयं हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है, समझा रहे हैं इसको। तो इस प्रकार की अभिक्रिया या घटना को, अभिक्रिया को ही कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का किसी दूसरे तत्व या तत्वों के समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर स्वयं हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है,
जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें एक खास उदाहरण है हमारे पास, इसमें एक एग्जाम्पल है ना क्लोरीनीकरण। उदाहरण क्या है, क्लोरीनीकरण, क्लोरिनाइजेशन बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं उस अंग्रेजी में, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण इसे हम बोलते हैं क्या हुआ, कौन डिमला गया क्या जी, सेम डिमला गया क्या अजय, तुम्हें रात को सोते नहीं हो क्या, रात भर पढ़ाई कर रहे हो, इतना मत पढ़ा करो, इतना ना तुम पढ़ा करो कि यहाँ पर सो जाओ। नहीं यार इतना मत पढ़ो, इतना नहीं पढ़ो, हम इतना नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए भाई। अच्छा वो आप रहते हैं क्या वहाँ घड़ी मिलाते हैं? अब फोन करने में भी टाइम लग सकता है ना, हो सकता है नेटवर्क ना हो, 1-2 मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता है। देखो फिर तुम्हें कैसे पता यार। देखो क्लोरीनीकरण क्या है, क्लोरीनीकरण देखो क्या है, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, मेथेन रहेगा। देखो मेथेन को हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। लेकिन याद रखना यहां पर सूर्य की धुंधली प्रकाश रहेगी H-न्यू, इसे हम ऊर्जा बोलते हैं, धूप की ऊर्जा को हम H-न्यू बोलते हैं। ये क्लास 11th का टॉपिक है। तो H-न्यू वैसे ऐसे समझो कि कुछ नहीं है, बस ये क्या है, प्रकाश की ये कम है, ठीक है ना, H-न्यू बहुत कम मात्रा में, यानी कि H-न्यू जो देखो तीर नीचे का मतलब क्या, कम, तीर नीचे का मतलब कम। ये धुंधला प्रकाश है, घमसैया बोल, जानते हो ना, हाँ घमसैया वाला जानते हो आप, से धुंधला प्रकाश। इसी पर एक कहानी है अकबर बीरबल की, अभी टाइम मिलेगा तो समझ बताएंगे। मेथेन है, मेथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे प्रकाश की धुंधली, सूर्य की धुंधली प्रकाश में, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन इस मेथेन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, समझ रहे हो। तो ये बना लेता है क्लोरोमेथेन बना लेता है, क्या बना लेता है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बना देता है, समझ पा रहे हो। और यहां से हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। बताएं कैसे, या फिर 1 मिनट और तुम्हारे में नहीं कोई ना भाई, खत्म हो जाएगा जी आज, बहुत बड़ा मुझे लग रहा है, खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं, देखो मेथेन को, मेथेन है और क्लोरीन है, तो अगर मेथेन को हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे प्रकाश, सूर्य की धुंधली प्रकाश में, तो क्या होगा, क्लोरोमेथेन बना लेगा। अच्छा क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है जी, CH3Cl होगा ना। अच्छा इसमें एक ही क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन कहाँ गया, और इसमें से एक का हाइड्रोजन निकलेगा ना। 1 मिनट, ये HCl बनाएगा जी, अभी बता रहे कैसे HCl बनाएगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। देखो ये मेन रिएक्शन है, क्लोरीनीकरण का मेन समीकरण है, ये है कि मेथेन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, तो क्लोरीन प्रकाश, सूर्य की धुंधली प्रकाश रहेगी, सूर्य का धुंधला प्रकाश रहेगा, तो उसमें क्या करेगा, क्लोरोमेथेन बना देगा। यानी कि देखो अब अभिक्रिया देखो पूरा, मेथेन का सूत्र कैसे, मेथेन का अगर हम संरचना बनाए तो ऐसे बनेगा ना जी, सोचो CH4 ऐसे होगा ना। और अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं सूर्य की धुंधली प्रकाश में, ठीक है ना, H-न्यू, तो ये बना लेंगे। देखो क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो अपनी जगह इस अपनी जगह पर आ जाएगा। यानी कि देखो ये है, तो वो ये बना लिया 4 हाइड्रोजन है ना जी, तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर खुद अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। और यहां से जब प्रतिस्थापित कर दिया क्लोरीन, तो यहाँ एक हाइड्रोजन निकल गया ना, तो एक हाइड्रोजन और बचा यहाँ पर क्या, क्लोरीन, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाता है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे, देखो CH4 + Cl2 रिएक्शन होगा, तो ये बना लेगा CH3Cl, बोलो सही है, CH3Cl और प्लस क्या बना गया, HCl। तो इस जो CH3Cl इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन, मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं,
इसका आईपीसी नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन होगा ना, क्लोरोमेथेन होगा। ये पहला रिएक्शन समझ लो। अब अगर फिर हम क्लोरोमेथेन को फिर अगर हम अपक्रिया कराएंगे, देखो CH3Cl है, अगर हम फिर क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये क्लोरीन छोड़ेगा नहीं, फिर क्या करेगा? फिर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। अभी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना जी, और फिर एक हाइड्रोजन को फिर निकाल देगा अपनी जगह पर और अपनी इस जगह पर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ? तो CH2 बचेगा ना, सोचो। और 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन तो पहले से जुड़ा था और एक क्लोरीन और जुड़ गया, और फिर यहां से जब हाइड्रोजन निकला और यहां क्लोरीन है तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? HCl बना लिए। समझ पा रहे हो? ये देखो ये अपक्रिया ऐसे होगी। तो देखो 3 हाइड्रोजन है ना जी और एक क्लोरीन है, तो हम क्लोरीन के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो H न्यू यानी कि सूर्य के प्रकाश के धुंधली प्रकाश में, तो यहां से ये क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को फिर प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा। देखो अब 2 ही हाइड्रोजन बचेंगे ना, और यहां पर क्लोरीन आ जाएगा और यहां भी क्या आ जाएगा? क्लोरीन, और यहां हो जाएगा HCl। जो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा वो क्लोरीन के साथ अपक्रिया कर लेगा तो HCl बना लेगा, और बाकी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1 कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा? सोचो जरा। अब इसका नाम क्या होगा? कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन, तो क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो बोलेंगे ना। इसका नाम होता है डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमेथेन। सही है, ओके। अब अगर अभी भी इसमें कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 2 हाइड्रोजन। अब अगर हम फिर चाहें तो फिर एक बार अपक्रिया हो सकती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अच्छा, हर बार प्रतिस्थापन अपक्रिया ही हो रही है ना जी। देखो अब CH2Cl2, नाम क्या है? डाइक्लोरोमेथेन। फिर अगर हम क्लोरीन के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो अब की बार देखो फिर क्या होगा। तो अभी 2 हाइड्रोजन है ना, तो फिर क्या करेगा? क्लोरीन एक हाइड्रोजन को फिर प्रतिस्थापित कर देगा, तो इस बार कितना हाइड्रोजन बचेगा? एक ही बचेगा ना। तो CHCl कितना? 3 और प्लस HCl। अब ये जो बना हमारे पास CHCl3, इसी का नाम होता है क्या? इसी का नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, या फिर पहले लिख लेते हैं, इसको बताते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन, इसी को हम बोलते हैं, जब फिल्म विल्म देखे होगे तो दस्ती निकालते हैं, नाक पे सुंघाते हैं, बेचारा सो जाता है, तो यही है वो। क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सूंघ लोगे तुरंत बेहोश। समझ पा रहे हो? अभी इसमें एक और अभी एक हाइड्रोजन जुड़ा है ना जी, हम चाहें तो फिर भी प्रतिस्थापन करा सकते हैं। चलो फिर लेकर चले आते हैं एक बार और। तो CHCl3, और फिर अगर हम क्लोरीन के साथ सूर्य के धुंधली प्रकाश में इसको हम अपक्रिया करवाएंगे तो हो जाएगा CCl4। बोलो, पूरा का पूरा हाइड्रोजन ही गायब हो गया ना, और यहां से यहां पर क्या आ गया? HCl, और इसी का नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नोट करेंगे आप? जल्दी नोट कर लीजिए। बारी बारी से एक हाइड्रोजन निकालते रहोगे। पहले बनेगा क्लोरोमेथेन बनेगा, फिर डाइक्लोरोमेथेन बनेगा, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन बनेगा, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। ठीक, नोट कीजिए। देखो ध्यान से, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं ना, ये एथेनॉल इसका क्या है? आईपीसी नाम है ना, और एथिल एल्कोहल इसका कौन सा नाम है? सामान्य नाम है। ये सामान्य नाम है और इसका ये आईपीसी नाम होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो एक होता है अणु सूत्र और एक होता है रासायनिक सूत्र। अगर हम बात करें इसका जो अणु सूत्र होता है किसका? एथिल एल्कोहल का। अगर हम एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र बात करें तो ये होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। और इसमें अगर हम बात करें इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? अच्छा बताया था ना कि रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र में क्या फर्क होता है? अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र में गिन लेते हैं कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ये गिन लेते हैं।
लेकिन उसका रासायनिक सूत्र मतलब उसका रियल वाला सूत्र क्या है, तो वो देखते हैं कि सूत्र क्या है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3 CH2OH, इस तरह से होता है। और अगर हम इसकी संरचना की बात कर लें तो संरचना कैसे होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, बनावट वो कैसी होती है, वो देखो CH3 मतलब क्या, एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और फिर CH2 का मतलब क्या, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन। और बाकी यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और फिर इसी से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को इसका क्रियात्मक समूह बोलते हैं ना। ये जो OH होता है इसी को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। यानी कि हम बोल लेते हैं ना कि एथेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या काम कर रहा है, OH काम कर रहा है ना, ये इसका क्रियात्मक समूह बन जाता है, होता है। और इसका अगर हम अणुभार की बात करें, अणुसूत्र अणुभार की अगर हम बात करें तो इसका अणुभार 46 AMU होता है। अब ये कैसे निकलता है, जैसे कि मान लो कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12 होता है। तो 12 दूना कितना हो गया, 24 बोलो। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। और ऑक्सीजन के कितना होता है, 16 होता है। तो देखो 6 6 12, 12 4 16 को 6 हाथ से लगेगा 1 और 2 1 3, 3 1 4, देखो 46 आ गया। इसका अणुभार कितना होता है, 46 होता है। हालांकि हमारी इस क्लास के लिए भी उपयोगी नहीं है, बस ऐसे लिख लो कि 46 AMU होता है इसका अणुभार। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस अगर हम बात करें तो ऐसे तीर लगा के ना आगे लिखते रहते हैं इसमें, ये कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। देखो हमारे भोजन में खाने की जितनी भी चीज़, हमारे प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें मिठास होता है, मतलब जिसमें स्टार्च बोलते हैं, यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ हैं, मतलब खाने की चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो खाने की चीज़ हो, लेकिन अगर ज़्यादातर वो खाने की चीज़ें हैं तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें क्या हो, जिसमें मिठास हो, ऐसे समझ लो अपनी भाषा में, जिसमें मिठास हो, उन सब में एथिल अल्कोहल पाया जाता है, उन सब में स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च, मिठास। और स्टार्च को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च को हम थोड़ा सा उसको कुछ दिन तक रख देंगे सड़ा गला करके, तो वो क्या बन जाता है, सीरा बन जाता है, समझ रहे हो। स्टार्च को हम शर्करा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, और सीरा तो समझ रहे हो। तो अब मुझे बताओ कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिसमें मिठास होता है। जैसे कि अब एक होता है ना स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ। अब अगर हम बात करें स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ क्या हैं, एग्जाम्पल में बताओ, जैसे कि महुआ, बोलो महुआ होता है कि नहीं, गन्ना, बोलो गन्ना भी तो मीठा होता है ना, बाकी और कौन चीज मीठा होता है। और जितने भी स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि जो भी चीज़ है नहीं, सेव संतरा हो गए और अंगूर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब से ही वाइन बनाया जाता है। जो बियर पीते लोग कहते हैं ना कि बियर पीने से बॉडी स्ट्रांग होती है, तो वो एग्जैक्टली है, जो अच्छा वाला बियर होता है वो उसे अंगूर के रस से बनाया जाता है, अंगूर के छिलके से बनाया जाता है। जो रेड वाइन होता है, लाल बियर होता है, वो लगभग उसी से अंगूर के छिलके से बनाया जाता है, तो वो नॉर्मल चीज़ से नहीं बनाया जाता है। बस ये होता है कि ये अब जैसे देखो प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने गन्ने में उतना ही रस डाला है जिससे हमें इफेक्ट, जिससे भी हम प्रभावित नहीं होंगे, उतना ही एथिल अल्कोहल डाला है कि जिससे हम प्रभावित नहीं होंगे। महुआ नॉर्मली खाओगे हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब उसमें से स्पेशल एथेनॉल को निकाल देते हैं सब। महुआ में एथेनॉल मिला है, गन्ने में भी एथेनॉल मिला है, गन्ने के रस में, तो हम क्या करते हैं उसमें से अच्छे से एथेनॉल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा घातक बन जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ लिख ही लेते हैं, जैसे कि हो गया अंगूर हो गया, सेब हो गया, संतरा भी मीठा होता है, संतरा हो गया, केला हो गया, इत्यादि लिख लेते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी मीठी होती है ना, तो जितनी चीज़ें मीठी होती हैं समझ जाओ कि सब में क्या पाया जाता है, हाँ सब में एथेनॉल पाया जाता है। तो नॉर्मली जो ज़्यादा मिठास होते हैं उनमें से एथेनॉल निकालना आसान होता है ना, ज़्यादा मिठास जैसे महुआ हो गया, गन्ना हो गया, दोनों काफ़ी मीठे होते हैं, तो इन दोनों से हम रस बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी एथेनॉल निकाल लेते हैं। तो ऐसा समझो कि जो महुआ होता है या फिर जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस, इन दोनों से ज़्यादातर हम एथेनॉल निकालते हैं बाहर। तो इनका हम क्या लेते हैं, इनका हम शर्करा निकालते हैं बाहर। क्या निकालते हैं, शर्करा बाहर निकालते हैं।
फिर उससे हम बनाते हैं सीरा। और सीरा में कीड़वन, जब सीरा होता है ना तो कभी उसका गन्ने का सिरका देखोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों को हम छान करके निकाल लेते हैं, तो बाकी जो लिक्विड होता है वही सिरका होता है। एक्चुअल में ऐसे बनाते हैं गन्ने का रस। मतलब अगर नॉर्मली देखोगे ना तो घिन्ना आ जाओगी, कहोगे ये कैसे खाएंगे हम, लेकिन एक्चुअल में ऐसे बनता है कि गन्ने का रस रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो फिर उसको छान लिया रहता है, तो जो उसका रस होता है उसी को निकाल कर बाकी कीड़ों को राम नाम सत्य बोल देते हैं। तो जो सीरा होता है इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम यीस्ट बोलते हैं। अब ये यीस्ट मतलब वही समझो कि किड़वन, ठीक है ना, इसको हम किड़वन, ये कोई गंदी चीज नहीं है जी। किड़वन एक विधि होता है जिसमें, अब दही नहीं होता, दही में नहीं कीड़े हैं जी, दही में तो पूरा भरपूर ही कीड़े, बस हमें दिखाई नहीं देते, तो हमारे लिए लाभदायक कीड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं खाएंगे आज के बाद दही, ऐसा कुछ नहीं है। दही में जोरन डालते हो ना, जोरन, तो कीड़े होते हैं, सब ऐसा समझो कि हमने कुछ कीड़ों को डाला, तुम भाई दूध को खाओ, खा करके सबको कीड़े बना डालो ना। तो यीस्ट है। और जैसे अच्छा कभी कोई देखोगे कि जब मान लो जब दही जमाना होता है, तो मान लो कि अगर दूध ज्यादा गर्म हो गया और हमने जोरन डाल दिया, तो जोरन में जो कीड़े रहते हैं सब राम नाम सत्य हो जाते हैं, तो दही जमता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए दही को गरमा दिया रहता है, गर्म करके फिर एक हल्का सा ताप रहता है, तब उसमें जोरन डालते हैं, तब वो दही बनता है। तो तब जाकर के क्या बनता है, सीरा, तब इसमें जाकर के एथेनॉल बनता है। अब ये यही अल्कोहल है। तो ये देख, आखिर पहले सुनो, अभी जल्दी से भट्टे पर कच्ची शराब बिकना बंद हो गया ना, तो पहले शराब ऐसे बिकता था, वो महुआ खरीदती थी, उसको पहले सड़ाते थे, खूब सड़ा उड़ा करके तब सीरा वो चेंज होता था, तो उसमें कीड़ा उड़ा पड़ जाते थे, तब उसी कीड़े को सब छान करके तब एथेनॉल निकालते थे उसमें से, समझ रहे हो। अब भाई सोचो, जब सड़ेगा तो बदबू नहीं करेगा जी। तो वो सब क्या करते, वो सब गड्ढा, जमीन के अंदर ऐसे गड्ढा बनाए रखते थे ना, तो उसी में सड़ाते थे सब, तो सड़ा के निकालते थे, फिर उसमें से निचोड़ करके अच्छे से तब जाकर के एथेनॉल बनाते थे। तो कहीं ना कहीं तो बदबू करेगा ही वो, ठीक है। अगर हम इसके भौतिक गुण की बात कर लें, इसे बनाने की विधि, यार बनाने की विधि नहीं पूछेगा तुमसे एग्जाम में, ना तो बुक में दिया है। तो हम आते हैं भौतिक विधि, भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता तो बताओ बालिकाओं, गन्ने का सिरका खाना चाहोगे? गन्ने का सिरका वैसे सुन करिए, हमने खाया नहीं लेकिन सुना बहुत अच्छा होता है वो गन्ने का सिरका, गन्ने के रस वाला जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तभी कलर चेंज हो गया लग रहा है। मतलब 2 गिलास कौन पीता है बताओ? यार सिरका 2 गिलास पी जा रहे, बताओ। बाहर का कलर क्या, अंदर का ही कलर सब चेंज हो जाएगा। बाल और इसे नहीं पका है, तब यही बात है। देखो भौतिक विशेषता में सबसे पहले जानते हो, ये जो एथेनॉल होता है ना, जो एथेनॉल होता है ये पारदर्शी होता है, ठीक है। एथेनॉल पारदर्शी रंगहीन होता है, एथेनॉल पारदर्शी, जिसे हम रंगहीन बोल सकते हैं। कैसा होता है? रंगहीन होता है। आगे देखते हैं, नहीं एथेनॉल कैसा होता है? पारदर्शी रंगहीन होता है ना। और एक ज्वलनशील एथेनॉल होता है। एथेनॉल क्या होता है? एक ज्वलनशील द्रव है, ज्वलनशील द्रव है। और एक और चीज, ये इसकी स्वाद, महक, खुशबू बहुत अच्छी होती है। हाँ, एथेनॉल की महक, एथेनॉल में क्या होता है? एथेनॉल में सुखदायक गंध होती है। हंस क्यों रहे हो? सही है, सुखदायक। अच्छा नहीं होता, गंध मतलब क्या? गंध मतलब महक होता है। अब कौन सी महक है, सुखदायक है कि दुखदायक है? तो जो सुखदायक होती है तो उसको सूंघने का मन करता है, जो दुखदायक होती है उसको समझे रहे हो।
तो इथेनॉल क्या होती है, एक सुखदायक गंध होती है। इसमें से मतलब अच्छी खुशबू आती है, ऐसा नहीं कि बदबू करता है। ये वो वाला नहीं है जो बनाते हैं, वो इथेनॉल नहीं होता है, वो प्योर इथेनॉल नहीं होता है। मतलब हाँ, लगभग उसमें समझ लो कि 30-40% तक एथेनॉल पाया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा एथेनॉल होता है। तो प्योर एथेनॉल जो होता है वो सुखदायक होता है, मतलब सुखदायक गंध होती है उसमें, मतलब अच्छी होती है गंध। और बाकी हम बात करें और आगे ये अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट कह सकते हैं कि ये स्वाद में बहुत तीक्ष्ण होते हैं, कड़वे जिसे बोलते हैं, ये स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। हाँ, लेकिन ये ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, ठीक है ना, ये उदासीन है। बस स्वाद में कैसे होते, बहुत अजीब होते हैं, तीक्ष्ण समझ लो। ऐसे नहीं, जिसको कभी देखोगे ना जो 55 मारते हुए किसी को देखोगे तो बहुत अजीब मुंह बनाते हैं। देखो ये स्वाद में कैसे होते हैं जी, स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, सुखदायक गंध होती है, ज्वलनशील होते हैं, पारदर्शी, रंगीन होते हैं। और ये ना तो अम्ल होते हैं ना तो क्षारीय होते हैं। मतलब एथेनॉल ना तो अम्लीय होते हैं, ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। ना ही क्षारीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं जी, भौतिक गुण। अभी अच्छा रासायनिक गुण देखेंगे ना, 1 मिनट। रासायनिक गुण जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर बताते हैं रासायनिक गुण।